इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पर्सनालिटी मेजरमेंट के पार्ट 2 में सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, सब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों से तात्पर्य उन विधियों से है जिनके मापन पर परीक्षण परिणाम मापनकर्ता की अपनी मान्यताओं, अपनी पसंद नापसंद और अपने व्यक्तिगत मापदंडों से प्रभावित नहीं होते। इन विधियों में निम्नलिखित विधियां आती हैं। पहला देखते हैं अवलोकन विधि। इस विधि में मापनकर्ता प्रयोज्य के व्यवहार का अवलोकन करता है और यह देखता है कि उसमें व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण हैं और वे कितनी कितनी मात्रा में हैं, अधिक, सामान्य अथवा न्यून मात्रा में। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक और जर्सील ने प्रारंभ में इसी विधि का प्रयोग किया था। इस विधि में सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें मापनकर्ता प्रयोज्य की विशेषताओं, व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं अपनी आँखों से देखता है और दिमाग से समझता है। उसे किसी मापन उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। परंतु इस विधि में कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी तो यह है कि इस विधि में व्यक्तित्व मापन में बहुत अधिक समय लगता है और दूसरी कमी यह है इसके मापन परिणाम मापनकर्ता पर निर्भर करते हैं। वे व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं होते। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड्स। इस विधि में मापनकर्ता और प्रयोज्य एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मापनकर्ता प्रयोज्य से व्यक्तित्व के लक्षण संबंधी प्रश्न पूछता है और प्रयोज्य उसके उत्तर देता है। यह कार्य औपचारिक अथवा निरौपचारिक किसी भी रूप में किया जा सकता है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मापनकर्ता सर्वप्रथम प्रयोज्य से सौहार्द स्थापित करता है, इसलिए प्रयोज्य अपने संबंध में गोपनीय तथ्य भी बता देता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसके द्वारा प्रयोज्य के कुछ ऐसे लक्षणों की जानकारी भी की जा सकती है जो अन्य विधियों से नहीं की जा सकती, जैसे आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति शैली। इस विधि से दूसरी विधियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों की पुष्टि भी की जा सकती है। इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्रयोज्यों की समस्याओं का पता लगाकर उन्हें व्यक्तिगत निर्देशन देने के लिए किया जाता है। परंतु इस विधि में व्यक्तिगत मापन में बहुत अधिक समय लगता है। चूँकि एक समय में केवल एक ही प्रयोज्य के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है, इसलिए समय के साथ साथ शक्ति भी बहुत अधिक लगती है। फिर यह व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसके परिणामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंटरव्यू भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनियर मेथड, इसे इन्वेंटरी मेथड भी कहते हैं। यह साक्षात्कार का औपचारिक एवं लिखित रूप है। इस विधि में व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, बुद्धि, अभिक्षमता, संवेग, आदर्श, मूल्य और सामाजिकता आदि से संबंधित प्रश्नों की रचना कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। इन सूचियों को व्यक्तित्व परसूची यानी पर्सनालिटी इन्वेंटरी कहा जाता है। ये परसूचियाँ प्रयोज्य अथवा प्रयोज्यों को वितरित की जाती हैं और उनसे या तो उन्हीं परिसूचियों पर या अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर उन प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। प्रश्नों के आधार पर इन प्रश्नावलियों को हम निम्न प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। पहला, क्लोज्ड क्वेश्चनियर। ये वे प्रश्नावलियाँ हैं जिसमें प्रयोज्य को प्रश्नों का उत्तर प्रतिबंधित रूप से देना होता है, जैसे हाँ या ना के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का एक उदाहरण निम्नलिखित है। क्या आप अतिथियों के आगमन पर प्रसन्न होते हैं? हाँ या नहीं। दूसरी, ओपन क्वेश्चनियर, खुली प्रश्नावली। ये वे प्रश्नावली हैं जिसमें प्रयोज्यों को प्रश्नों के उत्तर अपने तरीके से देने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार के प्रश्नों का एक उदाहरण निम्नलिखित है। परिवार में अतिथि के आगमन पर हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तीसरी, पिक्टोरियल क्वेश्चनियर, चित्रात्मक प्रश्नावली। इन प्रश्नावलियों में
प्रश्नों को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्यों को उत्तर देने के लिए उचित चित्र का चयन कर निशान लगाकर उत्तर देना होता है। चौथा है मिक्स्ड क्वेश्चनियर। ये वे प्रश्नावलियाँ हैं जिसमें उपरोक्त 2 या 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तियों के व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों, आत्मविश्वास, अधीनता, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता एवं प्रवृत्त आवृत्ति आदि का पता लगाया जा सकता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रयोज्यों के उत्तरों की भिन्नता के आधार पर उनके व्यक्तित्वों की तुलना की जा सकती है। और तीसरी विशेषता यह है कि इस विधि से एक समय में अनेक प्रयोज्यों के व्यक्तित्व का मापन एक साथ किया जा सकता है। इससे समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। अब इसकी कमियों को देख लेते हैं। तो पहली कमी यह है कि प्रयोज्य प्रायः बिना सोचे उत्तर दे सकते हैं और दे भी देते हैं। दूसरी यह है कि बनावटी उत्तर भी दे सकते हैं और देते भी हैं, क्योंकि प्रयोज्यों को अपने व्यक्तित्व के बारे में सूचना देनी होती है, इसलिए वे प्रायः धनात्मक तत्वों को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करते हैं और ऋणात्मक तत्वों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। पर कुल मिलाकर यह विधि अच्छी विधि मानी जाती है। इस बीच व्यक्तित्व मापन की अनेक इन्वेंट्री का निर्माण हुआ है, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं: बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, बर्न्यूचर पर्सनालिटी इन्वेंट्री एंड आलपोर्ट एएस रिएक्शन स्टडी, हीटब्रेडर का अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण, कार्नल सूचक, वुडवर्थ का व्यक्तित्व तथ्य पत्रक और मनोवैज्ञानिकशाला उत्तर प्रदेश की व्यक्तित्व पर सूची। इस हिस्ट्री मेथड्स, इसे जीवन इतिहास विधि भी कहा जाता है। इस विधि में प्रयोज्य के जन्म से लेकर तब तक के विषय में सामान्य सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, बुद्धि, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, शिक्षा और व्यक्तिगत समस्याएं। मापनकर्ता ये सूचनाएं 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक सीधे प्रयोज्यों से, दूसरा प्रयोज्यों से संबंधित व्यक्तियों, माता पिता, पड़ोसी, सहपाठी आदि से। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से बाल अपराधियों के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग मुख्य रूप से मनोचिकित्सक करते हैं, परंतु इस विधि की कुछ कमियां हैं। पहली यह है कि प्रयोज्य अथवा प्रयोज्यों से संबंधित व्यक्ति प्रयोज्य के बारे में प्रायः सही सूचनाएं नहीं देते। दूसरा यह है कि यह व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसके परिणाम मापनकर्ता की अपनी पसंद नापसंद और अपने व्यक्तिगत मापदंड पर निर्भर करते हैं। वे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी मेथड्स। आत्मकथा विधि के 2 रूप होते हैं। पहला, रूपरेखा आधारित आत्मकथा अर्थात स्ट्रक्चर्ड बायोग्राफी। इस विधि में मापनकर्ता प्रयोज्य के सम्मुख कोई शीर्षक अथवा रूपरेखा प्रस्तुत करता है और उससे उस शीर्षक अथवा रूपरेखा के अनुसार अपने जीवन के आधार पर विचार व्यक्त करने को कहता है। शर्त यह होती है कि प्रयोज्य एक बार जो भी लिख देता है उसे उसको काटने की इजाज़त नहीं होती। तब उसके इस आत्मकथा संबंधी लेख में उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का अभिव्यक्त होना स्वाभाविक है। मापनकर्ता इस लेख का विश्लेषण कर प्रयोज्य के व्यक्तित्व संबंधी तत्वों की जानकारी करता है। दूसरा होती है रूपरेखा रहित आत्मकथा, अनस्ट्रक्चर्ड बायोग्राफी, अनस्ट्रक्चर्ड ऑटोबायोग्राफी। इस विधि में प्रयोज्य को स्वतंत्र रूप से अपनी आत्मकथा लिखनी होती है। उसे किसी प्रकार का कोई शीर्षक, रूपरेखा अथवा निर्देश नहीं दिया जाता। इससे वे प्रयोज्य को जो एक बार लिख दिया उसे काटने की इजाज़त नहीं होती। परिणामतः उसके चेतन और अचेतन दोनों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। मापनकर्ता प्रयोज्य की आत्मकथा का विश्लेषण कर उसके व्यक्तित्व संबंधी तत्वों की जानकारी प्राप्त करता है। आत्मकथा किसी भी प्रकार से लिखवाई जाए, इससे प्रयोज्य के व्यक्तित्व के अति विशिष्ट पक्ष उजागर होते हैं। इसमें आत्मकथा से प्रयोज्य के जटिल संवेगों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उसे व्यक्तिगत निर्देश दिए जा सकते हैं। इस विधि में सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए इसे अच्छी नहीं मानी जाती। इसका उपयोग उन्हीं व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए किया जाता है जिन्हें व्यक्तिगत निर्देश देने होते हों।
व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों से तात्पर्य उन विधियों से है जिनके मापन परिणाम मापनकर्ता की अपनी पसंद नापसंद और अपने व्यक्तिगत मापदंडों से प्रभावित नहीं होते। ये विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन नियंत्रित परिस्थितियों में उसके बौद्धिक कार्यों, संवेगात्मक विकास, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं आदतों आदि का निरीक्षण करके किया जाता है। इसमें कुछ ही आंकड़ों के निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, अपितु प्रयोज्य को विभिन्न नियंत्रित परिस्थितियों में रखकर उनका निरंतर निरीक्षण किया जाता है और वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाता है। इसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तित्व की अनुक्रियाओं का अध्ययन विभिन्न प्रकार की नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए इनके व्यक्तित्व के वास्तविक तथ्यों की जानकारी हो जाती है। परंतु यह कार्य थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार का सही निरीक्षण योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। फिर यह विधि सामान्य अवलोकन की अपेक्षा तो वस्तुनिष्ठ होती है, परंतु पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होती। रेटिंग स्केल्स। इस विधि को निर्धारण मापनी विधि और क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं। यूँ इस विधि का प्रयोग तो सर्वप्रथम मनोभौतिकी के प्रोफेसर फ्रैक्नर ने किया था, परंतु इस विधि को श्रेणी मापनी का प्रकाशन सर्वप्रथम गाल्टन ने 1889 में किया था। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस विधि में व्यक्तित्व संबंधी अनेक गुणों को प्रस्तुत कर उनके लिए क्रम निर्धारण करना होता है। क्रम निर्धारण का कार्य या तो उसी व्यक्ति से कराया जाता है जिसके व्यक्तित्व का मापन करना है, या उससे संबंधित किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों से कराया जाता है। वर्तमान में कई प्रकार की श्रेणी मापनियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट दो प्रकार की होती हैं। एक में व्यक्तित्व से संबंधित कुछ लक्षण दिए होते हैं और निर्धारक से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रयोज्य में उनमें से जो गुण हो उस पर सही का निशान लगा दे और जो ना हो उस पर गलत का निशान लगा दे, जैसे साहस है या नहीं। दूसरी चेकलिस्ट में गुण की आगे मात्रा लिखी होती है। निर्धारक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रयोज्य में उस गुण जिस मात्रा में हो उस पर चिन्ह लगाए। जैसे प्रयोग से कहा जाए साहस बहुत अधिक, अधिक, सामान्य, कम या बहुत कम, इस पे वो टिक लगाएगा निर्धारक। यदि साहस अधिक होगा तो बहुत अधिक पे लगा देगा, अगर बहुत कम होगा तो बहुत कम पे लगा देगा। दूसरी आती है न्यूमेरिकल स्केल्स, आंकिक मापनी। यह दो प्रकार की होती है। एक में व्यक्तित्व से संबंधित गुण लक्षण दिए होते हैं। निर्धारक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रयोग में जो गुण सबसे अधिक मात्रा हो उसे 1 अंक दे, जो सबसे कम हो उससे कम हो उसमें 2 अंक दे, और इसी प्रकार अन्य लक्षणों के लिए 3, 4, 5 अंक दे। दूसरी आंकिक मापनी ऐसी होती है जिसमें प्रयोग में जो लक्षण सर्वाधिक मात्रा में हो उसे 1 और उसी क्रम में जो लक्षण सबसे कम हो उसे अंतिम अंक 3, 5, 7 अंक प्रदान करे। जैसे आप निम्नलिखित मूल्यों में जिसको अधिक महत्व देंगे उसे 1 अंक प्रदान करें, जिसे सबसे कम महत्व उससे कम महत्व देंगे उसको 2 अंक प्रदान करें, और इसी क्रम में अन्य मूल्यों को 3, 4, 5 अंक प्रदान करें, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें अंक प्रदान करने के लिए कहा जाता है। तीसरी आती है ग्राफिक स्केल। इसमें व्यक्तित्व के किसी गुण को अंक प्रदान करने के स्थान पर उसे ग्राफ पर बनी हॉरिजेंटल लाइन पर बिंदु से व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। इस क्षैतिज रेखा को कंटिनम कहते हैं। मापनकर्ता क्षैतिज रेखा पर लगाए गए बिंदुओं की दूरी के आधार पर व्यक्तित्व में यथा लक्षण की मात्रा को ज्ञात करता है। जैसे इस प्रकार की श्रेणी मापनी का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। चौथा है ऑर्डरिंग स्केल। इसमें व्यक्तित्व संबंधी किसी लक्षण से संबंधित प्रश्न अथवा कथनों के स्थान पर व्यक्तित्व के कई लक्षणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है और निर्धारक से उन्हें प्रयोज्य द्वारा प्राप्त महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करने के लिए कहा जाता है। जैसे आपकी दृष्टि से एक शिक्षक में जो गुण होने चाहिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रम में प्रस्तुत करो। विषय का ज्ञान, शिक्षण कौशल, सहानुभूति, कर्तव्य निष्ठा।
पांचवी प्रकार का जो स्केल्स है, रेटिंग स्केल्स है, वो है फोर्स्ड चॉइस स्केल, बाध्य चयन मापनी। इसमें व्यक्तित्व के किसी लक्षण से संबंधित प्रश्न के 2 या 2 से अधिक उत्तर दिए होते हैं। प्रयोज्य या निर्धारक उन्हें उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है। जैसे आप किस प्रकार के उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं, जासूसी या सामाजिकता। श्रेणी मापनियों द्वारा व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों जैसे बुद्धिमत्ता, विनम्रता, ईमानदारी, अनुशासन प्रियता, साहसिकता, कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा और चिंतनशीलता आदि का मापन किया जा सकता है, परंतु तभी जब प्रयोज्य एवं निर्धारक सही ढंग से श्रेणी निर्धारण करें। यह तो मापन की इस विधि का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है, परंतु देखा गया है कि ना तो अधिकतर प्रयोज्य अपने व्यक्तित्व के विषय में सही सूचना देते हैं और ना ही निर्धारक सही ढंग से क्रम निर्धारण करते हैं। फिर क्रम निर्धारण करना वह भी तुरंत उसके बूते की बात नहीं होता। अब आते हैं शारीरिक परिवर्तन विधियाँ, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। मनुष्य की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में बहुत निकट का संबंध होता है, वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तब मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उनकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इस बीच वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया, जैसे नाड़ी की गति मापने के लिए स्फाइग्मोग्राम, रक्तचाप मापने के लिए प्लेन्थेस्मोग्राफ, हृदय की गति मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, श्वास गति मापने के लिए फ्यूमोग्राफ, मांसपेशियों की क्रियाओं को मापने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राम, त्वचा में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को मापने के लिए साइकोगैल्वेनोमीटर और मस्तिष्क की क्रियाओं को मापने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आदि का निर्माण किया है। वर्तमान में इन यंत्रों की सहायता से व्यक्ति के विषय में परिस्थिति विशेष में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को मापकर उसकी मानसिकी का अध्ययन किया जाता है, उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व के अनेक छिपे हुए तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि में मनुष्य की अंतः क्रियाओं का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व में अनेक छिपे हुए तथ्यों की जानकारी की जा सकती है। मनोचिकित्सक इस विधि का प्रयोग करते हैं, परंतु इसकी अपनी सीमा है। इससे व्यक्ति के केवल संवेगात्मक स्थिति का ही मापन किया जा सकता है। फिर इन यंत्रों का प्रयोग विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। आते सिचुएशन टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण। इस विधि में प्रयोज्य के समक्ष उसके जीवन में की कोई वास्तविक परिस्थिति या वास्तविक परिस्थिति से मिलती जुलती कोई कृत्रिम परिस्थिति रखी जाती है। प्रयोज्य इन परिस्थितियों में प्रतिक्रियाएं करते हैं और मापनकर्ता प्रयोज्य की इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। परिस्थिति लक्षणों के मुख्य रूप से 2 रूप हैं, सोशियोमेट्री और साइकोड्रामा। पहला, सोशियोमेट्रिक मेथड। इस विधि का प्रतिपादन G.L. मोरेनो ने 1934 में किया था। इस विधि में किसी समूह विशेष के व्यक्तियों से उस समूह में व्यक्ति विशेष की उनके गुणों के आधार पर चयन करने अथवा छोड़ देने के लिए कहा जाता है। उदाहरणार्थ, किसी समूह में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति का पता लगाने के लिए समूह के सदस्यों से निम्न कार्य कराया जा सकता है। 3 व्यक्तियों के नाम क्रमानुसार लिखिए जिन्हें आप अपने समूह का नेता बनाना चाहते हैं। इस प्रकार अपेक्षित व्यक्ति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित आदेश दिया जा सकता है। उन तीनों व्यक्तियों के नाम क्रमानुसार लिखिए जिन्हें आप पसंद नहीं करते। किसी समूह में जितने व्यक्ति अपने समूह के किसी व्यक्ति के किसी गुण विशेष के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, उस व्यक्ति में उसी मात्रा में उस गुण की मात्रा का होना निश्चित किया जाता है। इस विधि द्वारा परिवार, विद्यालय, कक्षा, कार्यालय आदि में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं त्याज्य व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है। इसमें समूह के व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षणों की सापेक्ष स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है और उसके व्यक्तित्व संबंधी किसी गुण की तुलना की जा सकती है। परंतु इस विधि में कुछ कमियां भी हैं। किसी भी समूह में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के निर्णय वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं लेता। परिणाम स्वरूप इस विधि की विश्वसनीयता कम हो जाती है
और इसको विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। दूसरा आते हैं साइको ड्रामा। इस विधि में कुछ विशेष परिस्थितियों पर आधारित नाटकों का आयोजन किया जाता है। अब जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को ज्ञात करना होता है, उसके जीवन की परिस्थिति से युक्त परिस्थितियों की किसी नाटक का चयन किया जाता है और उस नाटक में उस व्यक्ति को एक विशेष पात्र के रूप में अभिनय करने को कहा जाता है। इस नाटक में कई पात्र होते हैं। मापनकर्ता इस व्यक्ति के कार्यकलापों का विशेष ध्यान देता है और उसके हाव भावों के आधार पर उसकी मनोदशा का पता लगाता है। मनोनाटक समायोजन परिस्थिति से संबंधित होते हैं, इसलिए इनके द्वारा व्यक्ति की समायोजन से संबंधित समस्याओं का पता लगाया जाता है। इस विधि का प्रयोग मनोचिकित्सक विशेष रूप से करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की वीडियो लगातार देखते जाइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, यदि ख़राब लगा हो तो उसके बारे में कमेंट करिए, और यदि आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आप उन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। एक बार फिर आपसे निवेदन है, यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ 2 अप्रैल के बाद इस चैनल पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि के विषय में भी वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।